से सीखना। अफबाउ प्रिंसिपल या अफबाउ रूल के नाम से आप इसको पहचान सकते हैं। एक मिनट, बताते हैं ये क्या है क्या नहीं है, पहले सीखो। मैं इसकी डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। इट स्टेट्स दैट, हम कहेंगे इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स in an atom in various shells and subshells are added in increasing order of energy, अभी मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर बहुत सारे सब शेल हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मैंने कहा था यहाँ ये 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p, 3d वगैरह। अब आप अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जाएगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है, और फिर उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है और ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब समस्या ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर। अब इसके लिए अफबाउ ने हमें एक मेथड बताया। उसने दो बातें बताई। एक रूल हुआ करता था जिसे n+l रूल कहते थे। n+l रूल ये कहता है मोर द वैल्यू ऑफ n+l हायर विल बी द एनर्जी, यानी जिस सब शेल के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये रूल कहता है। इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको एक चार्ट बनाना है मेरे साथ साथ। जैसे मैं चार्ट बनाता हूँ, अगर आपको ने ये कह लिया कि नहीं मैं बाद में बना लूँगा, वो नहीं बाद में बनने वाला। इसको आपने मेरे साथ साथ बनाना है। देखो कैसे, पहले क्या करो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, यानी 8 ऑर्बिट की s सब शेल को लिखा, 8 ऑर्बिट की s सब शेल को। अब एक ऊपर से कम करो, एक नीचे से कम करो, यानी 2p 3p 4p 5p 6p 7p। p सब शेल एक ऊपर से कम किया, एक इधर से कम किया, इसको याद करने का मेथड है। अब d सब शेल लिखेंगे, एक एक किया कम, यानी 3d 4d 5d 6d, ऐसे ही 4f 5f। इस तरह से जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको ये चार्ट हमेशा याद करना है कि ऐसे हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया। पहले 1 से लेके 8 तक S सब शेल, फिर 2 से लेके 7 तक P सब शेल, फिर 3 से लेके 6 तक D, और फिर 4 और 5 F, ये बनाया। अब इनमें एरो लगाओ, और एरो ऐसे, पहला एरो सिर्फ एक सब शेल, दूसरा एरो एक और सब शेल, 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 पहले एरो में एक एक सब शेल। अब 2 2, यानी अगले एरो में 2 सब शेल आएंगी, अगले में भी 2 सब शेल आएंगी। ज़रा सी प्रैक्टिस करोगे तो ये आप कर लोगे। एक सब शेल, एक सब शेल, 2 सब शेल, 2 सब शेल, अब कितनी आएंगी 3 3, यानी 3, ये टोटल मिला के काउंट कर लो कितनी सब शेल आ गई एरो के अंदर 3। अगले में भी काउंट कर लो, टोटल मिला कितनी आएगी 3, और अब कितनी आएंगी 4, और अब कितनी आएंगी 4। ये इस तरह से आप एरो बना लो, अफबाउ चार्ट बना लो। अगर ये चार्ट बना लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से हर एक के कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, हर एक के कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हो। ये एनर्जी है, यानी सबसे कम एनर्जी 1s की, 1s के बाद 2s की, 2s के बाद 2p 3s की। आप चाहो
तो इन एरोज को फर्दर इस तरह से भी अटैच कर सकते हो जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कि इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में भरा जाएगा या एनर्जी का क्या सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस बता सकते हो। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ऐड होगा, 1s के बाद 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे किसी भी एटम में। और ये भूलना नहीं, s सब शेल में मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में 10 आ सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। इस बात को नहीं भूलना। जैसे सपोज मैं कहता हूं आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप हाइड्रोजन में गए, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचे और आपने 1 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में रखना है। कहाँ रखोगे? क्योंकि एटम में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, शेल होती हैं। आप कहाँ रखोगे? आप इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले वहाँ रखोगे जहाँ एनर्जी कम है। और एनर्जी कहाँ कम है? 1s में। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 ही है, तो आप क्या लिखोगे? 1s1। ये हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 इस तरह से कहलाया जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं लिथियम की, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके एंटर हो जाओ। पहले जाओगे 1s में, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, आपके पास 3 हैं, तो आपने 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। फिर आप गए 2s में, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ रख दिए, कितना बचा? 1। तो ये क्या बना? 2s1, 1s2, 2s1 ये बना। ऐसे ही सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। आप खुद लिख के देखो, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले 1s में गए, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर 2s में गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2s के बाद 2p में गए। अब p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपके पास 11 हैं। 11 हैं, 4 यहाँ आ गए, अभी बचे हैं, तो 2p6, p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब कहाँ जाएंगे? 3s में। कितने बचे? 6 and 2 + 2 10, 11 टोटल थे, 10 डाल चुके हैं इधर, 1 बचा। आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 1 का मतलब पहला ऑर्बिट, कॉमा लगा दो। 2 का मतलब दूसरा ऑर्बिट, कॉमा लगा दो। और जैसे लोअर क्लासेस में लिखते थे, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 8, 1। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से 2, 8, 1 कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। चलो और कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन है। अब 20 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है आपने, उसी तरह से फिलअप करोगे। पहले 1s में जाओगे, फिर 2s में जाओगे, फिर 2p में जाओगे, फिर 3s में जाओगे। कितने हो गए? काउंट करो, 10 और 2 12, 20 हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, और इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। टोटल 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि शेल के बाद कॉमा लगाना है, वह फर्स्ट के बाद, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद। देखो जहाँ तक कॉमा लगाना है, कॉमा आप चाहो तो हर एक के बाद लगा सकते हो, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 वगैरह हर एक के बाद लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिक्स को समझने के लिए बेटर है कि आप शेल के बाद लगाओ। फर्स्ट शेल की, जिसके आगे 1 लिखा है फर्स्ट शेल, जिसके आगे 2 लिखा है सेकंड शेल, जिसके आगे 3 लिखा है थर्ड शेल। और इसके हिसाब से देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। इसमें 8, इसमें 2। तो लोअर क्लासेस में ऐसे ही तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अब पूछ लें आपसे कि भाई बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, आपको बताना है।
तो आप जवाब दे सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन। तो पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये बातें पूछी जाती हैं, किसी भी एटम को दे देंगे और आपसे बात करेंगे कि भाई इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, वो बताओ। तो वो सारी चीज़ें तभी बता पाओगे जब आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी है, क्लियर है, तभी बता पाओगे। एक और बात का यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे मैं आपको नाइट्रोजन देता हूँ और आपसे पूछा बताओ नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने यहाँ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन हैं, कितने यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको बताना है। ऐसी कई तरह की बातें आपसे पूछी जाती हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। पहले 1s में आएंगे, फिर 2s में 4 हो गए, 3 बचे तो 2p3। शेल के बाद कॉमा लगा दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या बना? कॉन्फ़िगरेशन को लिख के देखो क्या बनता है आपके पास। सो दिस इज वी कैन से 2, 7 ये बनता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस जो यानी जो सबसे बाहर प्रेजेंट है 7। पेनल्टीमेट उसके सेकेंड लास्ट, वहाँ कितने हैं? 2। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करो, इनको बॉक्स में बनाओ। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल, और पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल्स में इन इलेक्ट्रॉन को भर दो, पाउलीज प्रिंसिपल और हंट्स रूल को ध्यान में रखते हुए। पहले हंट्स रूल, यानी एक सब शेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर पेयरिंग होती है। यहाँ एक ही ऑर्बिटल है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग दिखा दी आपने। यहाँ भी एक है, पेयरिंग दिखा दी आपने। यहाँ 3 है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हंट्स रूल ने क्या कहा? हंट्स ने कहा कि पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर पेयरिंग होगी। 3 इलेक्ट्रॉन थे, आपने ऐसे भर दिए, पेयर्ड, पेयर्ड, और ये तीनों क्या हैं? अनपेयर्ड। अब एक बात ध्यान रखो, जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है उसे पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। पॉइंट को लिख लेना, substance attracted towards the magnetic field is called as paramagnetic, and which is not attracted towards the magnetic field is called as diamagnetic, and the presence of unpaired electron is the characteristic of paramagnetic substance। अगर unpaired electron है तो वो पैरामैग्नेटिक है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म, उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, और जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायामैग्नेटिक कहलाया जाता है, उसको डायामैग्नेटिक का नाम दिया जाएगा। इस तरह से आप पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में चीज़ें बता सकते हैं, आप कह सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन में आपने पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला एटम स्कैंडियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा जिंक, इन्हें पैरामैग्नेटिक ऑर्डर में अरेंज करो। इलेक्ट्रॉन इनके मैंने आपको दे दिए हैं। पैरामैग्नेटिक में अरेंज करने के लिए आपको हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे, किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे नाइट्रोजन का तो मैंने अभी बता दिया था आपको, 1s2, 2s2, 2p3, और बॉक्स नोटेशन को देख के अभी अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन की गिनती तो हो गई कि भाई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हैं। अब आपको स्कैंडियम और जिंक
करो, ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही, वीडियो पॉज करके ट्राई करो फिर जवाब दो। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का तो सवाल ही नहीं उठता। स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉन, 21 इलेक्ट्रॉन लेके एटम में जाओ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d1। अब हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल वगैरह, हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो। यह ट्रिक ये है कि सिर्फ बाहर की 2 सब शेल में देख लो, क्योंकि अंदर वाले तो सारे भरे हुए होंगे, ये पक्का भरे हुए होंगे। बाहर की 2 सब शेल देख लो। s सब शेल आप अच्छे से जानते हो, एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हम जानते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 1 इलेक्ट्रॉन है, अब एक ही है तो यहां 1 रहेगा। तो स्कैंडियम में ये सारे के सारे भरे हुए हैं और यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम के केस में हमारे पास आ रहा है। नाइट्रोजन में देखा हमने, हमारे पास 3 अनपेयर्ड थे, लेकिन स्कैंडियम में सिर्फ 1 था। ऐसे ही जिंक एटॉमिक नंबर 30 का मतलब हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 4s2, 3d10। बाहर की 2 आपने सब शेल ले ली, s सब शेल में 1 ऑर्बिटल, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल, इनको आपने ड्रॉ किया और इलेक्ट्रॉन को भरा। s में 2 हैं, 2 आ गए, और d में 10 हैं, तो हंट्स रूल को फॉलो करना, पहले हर एक में 1-1 और फिर उसके बाद पेयरिंग, और इस तरह से हम कह सकते हैं इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ जिंक, ये हम कह सकते हैं, ये रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक नॉलेज इतना ज़रूरी है। अब पैरामैग्नेटिक, जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम किसके पास है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक। फिर कौन आएगा? स्कैंडियम, और फिर कौन आएगा आपके पास? जिंक। इस तरह से आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान में रखते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, पेनल्टीमेट कौन है, एंटी पेनल्टीमेट कौन है, इनको दिमाग में रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ और जानो, कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस। हेडिंग डाल लो कहीं पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस। अब देखो, एक नोबल गैस है हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। अगली नोबल गैस है नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2। अगली नोबल गैस है आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये हो गया। सपोज मैं ये 3 नोबल गैस ले लेता हूं, ये मेरे पास नोबल गैस है। अब आपको एलिमेंट दिया स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो जो मैं अभी बता रहा था कि भाई 21 है तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s2, 3d1, ये बनेगा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह से बड़े कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिए जाते, कई बार उसकी जगह शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे। अब स्कैंडियम 21 है, इससे इमीडिएट पहले वाली नोबल गैस है आर्गन। और अगर आप गौर से देखोगे तो 3p6, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन और इस नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 बिल्कुल सेम है। यानी इतने कॉन्फ़िगरेशन को मान लूंगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है। कितने इलेक्ट्रॉन है आर्गन में? 18। तो इतने पोर्शन की जगह मैं ये लिख सकता हूं आर्गन 18, क्योंकि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। और जो बच गया यानी 4s2, 3d1, ये लिख दिया जाए तो स्कैंडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्गन 18, 4s2, 3d1, ये कॉन्फ़िगरेशन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है।
ध्यान रखो, ये यहाँ पर बताया गया। ऐसे ही देखो, अगर मैं आपको एलिमेंट देता हूँ, सपोज मैंने एलिमेंट लिया सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये कॉन्फ़िगरेशन। अब जो भी एलिमेंट है ना, इससे इमीडिएट पहले वाली नोबल गैस, अब आर्गन 18 तो इसके बाद आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। इससे पहले क्या आएगा? 10। अब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके पास 1s2 2s2 2p6, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। यानी नियॉन का ये कॉन्फ़िगरेशन सल्फर के इतने कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, बिल्कुल सेम है। तो हम चाहें तो सल्फर के केस में ये चीज़ें ना लिख के उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में नियॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10, और अब जो बाकी बचा 3s2 3p4, इस तरह से आप इस कॉन्फ़िगरेशन को बताएंगे, ये लिखा जाएगा। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में एक क्वेश्चन, आपने होमवर्क के इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए क्रोमियम 24, कॉपर 29। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक को एक्सप्लोर करना, तब लिखना, एकदम से मत लिखना। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ज़रा ध्यान से करने की कोशिश करना। दूसरा है इन जिंक 30 फाइंड आउट, आपको बताना है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन सा है। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन यानी जैसे 1s इलेक्ट्रॉन, 2s इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन, 3p। अफबाऊ ने कहा है ना, इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी पहले कम एनर्जी का और बाद में हायर एनर्जी का। और आपने ये बताना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है। आपने बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपने यहाँ पर बताना है। तो होमवर्क में दिए गए इस काम को आपने करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा बता दिया उसको अच्छे से करना, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, उनको भी हम सीखेंगे, जानेंगे, लेकिन इसको अच्छे से करना। हमने पीछे व्हाट्सएप पे चैप्टर नंबर 1 यानी सम बेसिक कंसेप्ट का सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिया था। जिन बच्चों के हमारे पास आंसर आ गए थे उनको चेक करके उनके जवाब दे दिए गए हैं, उनका रैंक बता दिया गया है। तो ऐसे ही क्लास 12th के अंदर भी आप भी अपना, जब तक लॉकडाउन है, चलो जो भी है ठीक है, आप अपना क्लासेस अभी अटेंड कीजिए। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब बात करेंगे, तब और ज़्यादा टेस्ट लेंगे। लेकिन अब जो भी टेस्ट या क्विज़ वगैरह हम देते हैं उसको परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट।